हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको पिछले क्लासेस में मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के कंटेंट्स को स्टार्ट किया था, जिसमें आपको मैंने सबसे पहले नीड समझाया था। आइए उस क्लास को थोड़ा सा रिकैप के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। उसमें हमने आपको बताया था कि बिजनेसमैन जो होता है गुड्स या सर्विस में डील करता है या गुड्स एंड सर्विस दोनों में डील करता है, लेकिन इसके रिगार्डिंग जितने भी ट्रांजैक्शन होते थे उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना, यानी प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करके हम उससे प्रॉफिट और लॉस को सर्टेन करते थे। फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का जानते थे कि स्ट्रांग है कि वीक है, कि आगे कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा। मैंने आपको पिछले क्लासेस में यही बताया था। आइए मैं आपको ये क्लासेस आज कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें याद करने जरूरी है, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें याद करनी जरूरी है और जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पिछले एग्जाम्स के क्वेश्चन से बहुत बार पूछ चुके होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से पॉइंट्स हैं। पहला, जो फादर ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग है वो कौन है? लूसा पेशवेली। लेकिन जो फादर ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया है, भाई अकाउंटेंसी के जो फादर है इंडिया में, वो कौन थे? के.एस. अय्यर। वर्ल्ड में कौन थे? लूसा पेशवेली। इंडिया में कौन थे? के.एस. अय्यर। अब बाकी जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पॉइंट होंगे वो हमारे लूसा पेशवेली के रिगार्डिंग होंगे, जो कि फादर ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग इन द वर्ल्ड होगा, ठीक है। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि लूसा पेशवेली रहने वाले कहाँ के थे, यानी रेसिडेंट कहाँ के थे। भाई वो वेनिस इटली के थे। वो एक इंडियन मैथमेटिशियन थे, ठीक है। और उनका जन्म 1447 में होता है, यानी 1447 सेंस पोलिको रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस। और उनका जो मृत्यु हुई थी यानी डेथ कब हुए थे? 1517 में, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स उनके रिगार्डिंग है। लूसा पेशवेली फादर ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग इन द वर्ल्ड थे, जो कि के.एस. अय्यर फादर ऑफ अकाउंटेंसी इन इंडिया थे। लेकिन बाकी जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स मैंने आपको पॉइंट बताया वो फादर ऑफ अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग लूसा पेशवेली के रिगार्डिंग है, जो कि उनका रेसिडेंट कहाँ था? वेनिस इटली में था। और वो इटालियन मैथमेटिशियन थे। क्या थे? इटालियन मैथमेटिशियन थे। उनका जो जन्म हुआ था 1447 में हुआ था, रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस में हुआ था। डेथ यानी उनका डेथ कब हुआ था, यानी मृत्यु कब हुई थी? 1517 में हुई थी, ठीक है। अब आइए हम आपको कंटिन्यू करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, ठीक है। देखो भाई, अकाउंटिंग होता क्या है? अकाउंटिंग सबसे पहले अकाउंटिंग का मतलब एक सेंस सी बात है कि अकाउंटिंग हम लोग क्या कहते हैं अकाउंटिंग को। देखो, जो भी बिजनेसमैन होता है, ठीक है, वो क्या होता है? बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ न कुछ सेल करता है, कुछ न कुछ परचेज करता है, गुड्स और सर्विस का, यही करता है, ठीक है। तो भाई अगर हमको आइडेंटिफाई करना पड़े क्या वो बिजनेस के रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन हुआ, देखो बिजनेसमैन जो होगा बहुत सारे ट्रांजेक्शन करेगा, क्या वो ट्रांजेक्शन्स बिजनेस के रिगार्डिंग है, क्या वो ट्रांजेक्शन गुड्स एंड सर्विस के रिगार्डिंग है, क्या वो ट्रांजेक्शन्स डील करता है बिजनेस के रिगार्डिंग। तो भाई सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किस चीज़ से डील करता है। बिजनेस के रिगार्डिंग डील करता है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। फिर आइडेंटिफाई ये करेंगे क्या वो गुड्स और सर्विस का करता है, क्या वो बिजनेस के एसेट्स का चीज़ है, कहीं पर्सनल एसेट्स तो नहीं है। सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। जो होता है ये पॉइंट आइडेंटिफाइंग करना, और फिर उसके बाद मेजरिंग करेंगे कि वो मॉनेटरी टर्म्स में है या नहीं है। अगर मॉनेटरी टर्म्स में कैसे रिकॉर्ड करना है, नॉन मॉनेटरी टर्म्स को तो रिकॉर्ड ही नहीं करना है, कहीं पर्सनल एसेट्स तो नहीं है। सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। जो होता है ये पॉइंट आइडेंटिफाइंग करना, और फिर उसके बाद मेजरिंग करेंगे कि वो मॉनेटरी टर्म्स में है या नहीं है। अगर मॉनेटरी टर्म्स में कैसे रिकॉर्ड करना है, नॉन मॉनेटरी टर्म्स को तो रिकॉर्ड ही नहीं करना है, ऐसे करके फिर हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। अब हम आइडेंटिफाई कर लिए, मेजरिंग कर लिए, अब उसको रिकॉर्ड कर लें, ठीक है। अब भाई ये हम लोग आखिर करते क्यों हैं? ये भी तो जरूरी है भाई, कम्युनिकेशन करना, ठीक है। चीज़ों को आउटपुट देना, यानी मेरे बिजनेस में ये चल रहा था, अब इसको रिकॉर्ड किया, इससे मेरा प्रॉफिट आया, लॉस आया, जिससे कि आउटसाइडर्स को ये जानकारी होगी कि ये इसकी जो बिजनेस है बहुत अच्छे से चल रही है, ठीक है। ये सब चीज़ें के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। आइए अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये बोलता है, जो सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, कि भाई जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उसको रिकॉर्ड करना, यानी मेंटेन करना, उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, ठीक है। सबसे पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है प्रॉपर रिकॉर्ड्स करना बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। ये सबसे पहले प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। भाई क्यों करना? भाई अगर हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो प्रॉफिट और लॉस नहीं पता कर पाएंगे, यही ना है। अगर हम किसी चीज़ को रिकॉर्ड ही नहीं करें, इस डेट को इतना सेल किया, इस डेट को इतना परचेज किया, अगर हम उसको रिकॉर्ड नहीं करें तो हम प्रॉफिट और लॉस कैसे पता कर पाएंगे? तो प्रॉफिट और लॉस हम लोग पता नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉफिट और लॉस को पता करने के लिए हमें रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है। ये मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। और कंप्लीट ये नहीं कि इस डेट को इतना परचेज किया था, इस डेट को इतना सेल किया था, कुछ डेट को परचेज को छोड़ दिए, कुछ डेट को सेल्स को छोड़ दिए, तो भाई ये मिसलीडिंग हो जाएगा। ये
एक तरीके से एरर आएगी जिसमें आपको मतलब करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पता नहीं चल पाएगा। तो हमको प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेनेंस करना पड़ेगा रिकॉर्ड्स का, ठीक है। तो ये हमारी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है और रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अब दूसरा मेरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना। भाई अगर हम उसको रिकॉर्ड कर लिए, समराइज कर लिए, सब कुछ कर लिए, रिकॉर्ड कर लिए, समराइज कर लिए, सब कुछ कर लिए, अब क्या होगा, अब टोटल सेल्स यानी टोटल रेवेन्यू कितना आया फर्म का और टोटल एक्सपेंस कितना फर्म का, और दोनों को जब माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा मेरा प्रॉफिट या लॉस ड्यूरिंग द ईयर। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं। ये भी मेरा ऑब्जेक्टिव, हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेगा, जिससे ये बता पाएगा मेरी बिजनेस आगे कंटिन्यू कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ठीक है। ये बताएगा। अब थर्ड क्या है, थर्ड ये है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। भाई फाइनेंशियल पोजीशन, हम लोग देखो बिजनेस आया हम लोग का, तो उसका प्रेजेंटेशन करना फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस का, ठीक है। अब जैसे होता है, अब प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस क्या होता है। देखो बिजनेस के बाद क्या होता है, अब टोटल सेल्स यानी टोटल रेवेन्यू कितना आया फर्म का और टोटल एक्सपेंस कितना फर्म का, और दोनों को जब माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा मेरा प्रॉफिट या लॉस ड्यूरिंग द ईयर। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं। ये भी मेरा ऑब्जेक्टिव, हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेगा, जिससे ये बता पाएगा मेरी बिजनेस आगे कंटिन्यू कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ठीक है। ये बताएगा। अब थर्ड क्या है, थर्ड ये है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। भाई फाइनेंशियल पोजीशन, हम लोग देखो बिजनेस आया हम लोग का, तो उसका प्रेजेंटेशन करना फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस का, ठीक है। अब जैसे होता है, अब प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस क्या होता है। देखो बिजनेस के बाद क्या होता है, एट द ईयर एंड क्या होता है, एसेट्स भी होती है, लायबिलिटीज भी होती है। तो कितनी एसेट्स हैं बिजनेस के पास, कितनी लायबिलिटीज है बिजनेस के पास, ठीक है। तो अगर उसके पास एसेट्स ज़्यादा है, ठीक है, एसेट्स ज़्यादा है, लायबिलिटीज कम है, तो इसका मतलब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है भाई। और एसेट्स अगर दोगुना है तो बिजनेस बहुत ही अच्छी रन कर रही है। अगर एसेट्स कम है, लायबिलिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फाइनेंशियल पोजीशन जो है बिजनेस की बहुत ही कमज़ोर है। क्योंकि अगर लायबिलिटी ज़्यादा हो गई ना तो भाई मतलब कि बिजनेस ने लायबिलिटी ज़्यादा रखी, यानी उसको पेमेंट ज़्यादा करना है, एसेट्स कम है यानी एसेट्स की वैल्यू बहुत कम है, तो क्या होगा कि बिजनेस आगे रन नहीं कर पाएगी, ये होगा। देखो क्या कहता है, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग टू ascertain द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कंसर्न इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द ईयर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, यही कहता है। और ये लोग कैसे पता कर पाएंगे भाई, हम लोग ना ये जो फाइनेंशियल पोजीशन पता करेंगे वो किससे पता कर पाएंगे, हम लोग बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस या बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करके हम ये पता कर पाएंगे कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ठीक है, इससे पता कर पाएंगे, ठीक है। और चौथा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लोग जो ये सब अकाउंटिंग किए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकाले हैं, फाइनेंशियल पोजीशन निकाले हैं बिजनेस का बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट्स, तो ये सब क्यों करते हैं भाई, ये सब आउटसाइडर्स को इन्फॉर्म करने के लिए कि मेरी कंपनी बहुत अच्छी सी है, मेरी कंपनी का जो शेयर की प्राइस वो काफ़ी अच्छी है, मेरी कंपनी काफ़ी अच्छे से रन कर रही है। तो इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म करने के लिए, आउटसाइडर को इन्फॉर्म करने के लिए, या इंटरनल यूजर्स को भी इन्फॉर्म करने के लिए, ठीक है, इंटरनल यूजर्स को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं इस पॉइंट्स में कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, हमारी लॉस कितनी है, हमारी कॉस्ट कितनी है, हमारा सेल कितना हुआ है, ये सब पूरा इन्फॉर्म करने के लिए हम ये सब की अकाउंटिंग करते हैं, पीएल बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। किस लिए कि हमारे पास कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, कितनी सेल्स है, कितनी कॉस्ट है, कितनी एक्सपेंसेस है, ये सब इन्फॉर्म करने के लिए हम लोग अकाउंटिंग